Hello everyone, this is Bhagyashree Mehra. I welcome you all in Study IU Education. Our today's topic is the scope of psychology. Let's start it. The scope of psychology can be discussed into under two heads shows by flowchart below. Okay, it is operation and application of psychology, human growth and development, learning, measurement and evaluation, personality and adjustment, guidance and counseling. Another one is branches of psychology: educational and school psychology, clinical and counseling psychology, organizational or industrial psychology, cognitive psychology, biological psychology, developmental psychology, social psychology, cross-cultural and cultural psychology, and environmental psychology. Let's start the first point of operation. Okay, first discuss operation and application of psychology. So in this it is told that the field of its operation and application is unlimited. Okay, it means uh, the range of operation and application of psychology is unlimited. Okay, the psychology studies, describes and explains the behavior of all organisms. It discussed and describe every organism behavior, right? It is applicable to different branches of psychology. The operation of psychology are to study different aspect of human behavior, such as first one is human growth and development. In this aspect of human behavior, psychology studies the human growth and development in different aspects such as cognitive, moral and physical etc. ओके तो ये कहा गया है कि इसमें जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के जो भी एस्पेक्ट होते हैं, कॉग्निटिव यानी कि हमारे जो संज्ञानात्मक होती है, हमारी बुद्धि से रिलेटेड होता है, मॉरल हमारा होता है एंड फिजिकल एक्सेट्रा, इन सब से रिलेटेड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में साइकोलॉजी डिस्कस करता है. ओके, एंड इट स्टडीज़ द ग्रोथ पैटर्न को ऑफ एन इंडिविजुअल एंड द प्रिंसिपल्स गवर्निंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. अब यहाँ पे कहा गया है कि ये अध्ययन करता है किस चीज़ का, विकास का, जो ग्रोथ का पैटर्न है इंडिविजुअल, किसी भी इंसान के ग्रोथ का पैटर्न क्या है, तरीका क्या, उसको अध्ययन करता है और उसके बाद सिद्धांतों को गवर्न करता है, चीज़ों को स्टडी करता है सिद्धांतों की कि वो कैसे जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो कैसे गवर्न करता है. ओके, तो इसके बारे में पढ़ता है. फिर उसके बाद है लर्निंग. आफ्टर नोविंग द लर्नर यानी कि जो लर्नर होता है, सीखता है. ओके, एंड डिसाइडिंग व्हाट लर्निंग एक्सपीरियंस आर टू बी प्रोवाइडेड, उसे कौन कौन सी चीज़ें एक्सपीरियंसेस के लिए प्रोवाइड करी जानी चाहिए. साइकोलॉजी मूव ऑन टू द लॉज, प्रिंसिपल्स एंड थ्योरीज ऑफ लर्निंग, इनकी और ये बढ़ता है, मूव करता है. अदर आइटम्स इन द लर्निंग प्रोसेस एंड आर रिमेंबरिंग एंड फॉरगेटिंग. ठीक है, लर्निंग में यही सारी चीज़ें होती है, हम या तो याद करते हैं, फॉरगेट करते हैं, फिर उसके परसीव करते हैं, उसे कंसेप्ट फॉर्मेशन बनाते हैं, अपना कंसेप्ट बनाते हैं किसी भी चीज़ को लेकर के, उसके बारे में सोचते हैं, थिंकिंग एंड रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, वेज एंड मीन्स ऑफ इफेक्टिव लर्निंग एक्सेट्रा. थर्ड पॉइंट इज़ मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन. किसी भी चीज़ को मेज़र करना, उसको इवेलेट करना, नापतोल करना कि जैसे कि थ्रू साइकोलॉजी मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन बिकम्स. साइकोलॉजी के थ्रू क्या होता है, जो भी मेजरमेंट होता है या इवैल्यूएशन होता है किसी भी चीज़ का, वो इजी हो जाता है. साइकोलॉजी प्रोवाइड करता है हेल्प इन रिक्योरियस ट्रीटमेंट ऑफ द कोर इश्यूज इन मेजरमेंट इन एन ईजी टू रीड एंड ईजी टू कॉम्प्रिहेंड वे. आसान तरीके से हम किसी भी चीज़ को रीड कर पाएँ, उसको समझ पाएँ, वो ऐसे तरीके से हम क्या है, जो भी हमारे प्रॉब्लम्स होती हैं हम उसको आसान तरीके से समझ पाते हैं. उसके बाद कहा गया इन प्रिपेयरिंग रीडर्स टू बिकम इंडिपेंडेंट यूजर्स और टेस्ट फॉर्मेशन. इट डिस्क्राइब्स problems in measurement. Okay, explain how these problems are approached and solved. Surveys in a broad range of source and provide guidance in how to find, evaluate and integrated information about a specific test. Okay, if certain specific tests are done, तो उसके रिगार्डिंग कैसे जो है चीज़ों को इकट्ठा किया जाए, कोई भी इन्फॉर्मेशन को उसको इवैल्यूएट कैसे करना है, उसको सर्वे कैसे करना है, प्रॉब्लम अगर आई है तो उसको सॉल्व कैसे करना है, उसको अप्रोच कैसे करना है सोल्यूशन को, इस बारे में जो साइकोलॉजी है हेल्प करता है इवेल्यूएट करने में. ओके, एंड आफ्टर द फोर्थ पॉइंट इज पर्सनैलिटी एंड एडजस्टमेंट. साइकोलॉजी स्टडी करता है पर्सनैलिटी एंड एडजस्टमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल टू द एनवायरनमेंट को लेकर के किसी भी पर्सन का पर्सनैलिटी क्या है, कोई भी चीज़ को लेकर, एनवायरनमेंट को लेकर वो कितना एडजस्टमेंट करता है. एज वी नो एवरी इंडिविजुअल डिफर इन पर्सनैलिटी. हमें जैसे कि पता है हर इंसान डिफ़र करता है, अलग अलग होता है पर्सनैलिटी में, हर किसी का टेस्ट अलग होता है, लाइक डिसलाइक एवरीथिंग इज़ डिफरेंट. ओके, तो देयर एडजस्टमेंट जो है टू द एनवायरनमेंट डिपेंड्स ऑन देयर पर्सनैलिटी.
of an individual. Fine. As individual differ according to the different type of children, exceptional children. Okay, तो यहाँ पर क्या है, जैसे डिफरेंट डिफरेंट बच्चे होते हैं वैसे ही इंडिविजुअल कौन है, वही चिल्ड्रन ही तो है ना। तो जिस तरीके के टाइप्स के बच्चे होंगे उस टाइप का उनका क्या होगा, एडजस्टमेंट करने में उस तरीके की उनकी कैपेबिलिटीज़ होंगी एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग। ओके, फिफ्थ पॉइंट इज गाइडेंस एंड काउंसलिंग। दिस इज़ वेरी ट्रू स्पेशली इन द लाइट ऑफ the extremely complex and problematic situation one has to face in the fast growing world. Psychology has come to the rescue by developing principle and practical measures helpful for providing effective guidance and काउंसलिंग। ओके, तो यहाँ पर कहा गया है कि ये बहुत हद तक सच माना गया है कि जो स्पेशली किस टाइम पे जो हमारे कॉम्प्लेक्स और जो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस हैं जो हमें फेस करने पड़ते हैं आजकल के फास्ट ग्रोइंग वर्ल्ड में, ठीक है। तो इसमें ये माना गया है कि साइकोलॉजी हैज़ कम टू अ रेस्क्यू, ये बचाव की तरह काम करता है डेवलप करने में, ठीक है। इधर प्रिंसिपल्स बाय डेवलपिंग प्रिंसिपल, सिद्धांत डेवलप करके और प्रैक्टिकल जो भी मेजर्स होता है वो हेल्पफुल प्रोवाइड होते हैं, प्रूव होते हैं इफेक्टिव गाइडेंस एंड काउंसलिंग करने में। ओके, move forward to the branches of psychology. Psychology has numerous branches or field, and various psychologists specialize in each of them. Okay, तो some of the roles of psychologists are mentioned below. Educational and school psychology की बात करें तो एजुकेशनल जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो वर्क करते हैं इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में। ओके, एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट होगा तो वो एजुकेशन के फील्ड में काम करेगा। एडमिनिस्ट्रेटर जो साइकोलॉजिस्ट होता है, टेस्ट फॉलोड बाय देयर interpretation, okay, and thus helping student to cope up with their emotional and social adjustment problem as well as problem related to learning. तो ये यहाँ पर क्या करते हैं, एजुकेशनल जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो कहाँ अवेलेबल रहेंगे, इंस्टीट्यूशंस में, स्कूल्स में। तो वो क्या करते हैं, वो हेल्प करते हैं स्टूडेंट को, चाहे वो स्टूडेंट जो है अगर प्रॉब्लम फेस कर रहा है इमोशनली एडजस्टमेंट करने में या सोशली एडजस्टमेंट करने में प्रॉब्लम फेस कर रहा है या लर्निंग में प्रॉब्लम फेस कर रहा है, तो साइकोलॉजिस्ट का काम होता है कि वो उसे हेल्प करे कोप अप करने में इस प्रॉब्लम्स को। ओके, उसके बाद है दे हेल्प द स्कूल मैनेजमेंट इन द फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज़. They participate in parent-teacher meets and thus facilitate in communication between parent, teacher and administrators by suggesting ways for ओवरऑल प्रोग्रेस ऑफ द स्टूडेंट. अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो साइकोलॉजिस्ट होता है वो स्कूल मैनेजमेंट के फॉर्मुलेशन में किस चीज़ के, पॉलिसीज़ के फॉर्मुलेशन में हेल्प करते हैं. और वो हेल्प करते हैं किस चीज़ में, जैसे पेरेंट टीचर मीटिंग होती है तो उसमें पेरेंट्स और टीचर और जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं उन सब के बीच में तालमेल बिठाने में और एक स्टूडेंट को किस तरीके से ओवरऑल प्रोग्रेस करना चाहिए, ये वो यहाँ पर जो है अपना राय देते हैं ताकि जो टीचर और पेरेंट्स हैं और जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अच्छे तरीके से अपना रोल प्ले कर सके कि बच्चे को किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम ना आए और बच्चा जो है एक ऐसे जो जोन में आ जाए कि वो कंफर्टेबली एडजस्ट हो पाए और लर्निंग प्रोसेस में कंटिन्यू कर पाए. ठीक है. उसके बाद क्लिनिकल एंड काउंसलिंग साइकोलॉजी. दिस ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी जो है वर्क्स ऑन इंडिविजुअल हु आर सफरिंग फ्रॉम सम काइंड ऑफ एबनॉर्मलिटी. अब यहाँ पर हमें पता है कि क्लिनिक पे कौन जाएगा, जो एबनॉर्मल होगा या फिर जिसे कोई प्रॉब्लम होगी. तो यहाँ पर यही बात कही जा रही है कि साइकोलॉजी, यहाँ पे ये जो साइकोलॉजी है यहाँ पर ऐसे इंडिविजुअल को ट्रीट किया जाता है जिनको कोई प्रॉब्लम हो. It deals with the main cause, symptoms and syndromes, description, counseling and treatment of abnormalities of human behavior. Both clinical and counseling branches have scope in hospitals and private clinical. तो यहाँ पर क्या है, जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं उनके यहाँ पर क्लिनिक हो या काउंसलिंग ब्रांचेस हो, दोनों में ही, हॉस्पिटल और प्राइवेट क्लिनिक में दोनों में ही इनकी ज़रूरत पड़ती है. काउंसलिंग जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं कंडक्ट करते हैं क्या, इंटरव्यू को एडमिनिस्टर करते हैं साइकोलॉजिकल जो टेस्ट होते हैं टू डायग्नोस करने के लिए पेशेंट के जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए, जो पेशेंट का प्रॉब्लम होता है, ठीक है, जानने के लिए कि उससे प्रॉब्लम क्या है उसको फाइंड आउट करने के लिए. ठीक है. उसके बाद है दे यूज़ साइकोलॉजिकल मेथड फॉर ट्रीटमेंट एंड रिहेबिलिटेशन. Counseling psychologists provide vocational and emotional rehabilitation and thus helping the patient to make career choice and adjust to new and difficult
सिचुएशंस ऑफ लाइफ। और यहाँ पर क्या होता है, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं वोकेशनल यानी कि किसी भी चीज़ में, किसी भी काम पे जो वो अपने आप को माहिर हो, है ना, किसी भी चीज़ में, जैसे मैकेनिकल चीज़ों में या टेक्निकल चीज़ जो होती है, या फिर आर्टिस्ट हो वो, तो उनका इंटरेस्ट जिसमें हो उस चीज़ में और उसको रिहैबिलिट करना, इमोशनली रिहैबिलिट करना, ठीक है, और उसको पेशेंट को हेल्प करते हैं करियर चॉइस करने में, एडजस्ट करने में नए सिचुएशंस में लाइफ के। उसके बाद थर्ड पॉइंट है ऑर्गेनाइजेशनल, या फिर हम कह सकते हैं इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी। इन दिस ब्रांच साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम ऑफ एग्जीक्यूटिव्स, ठीक है। अब इंडस्ट्री में कौन होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं, और उन एम्प्लॉयज़ के भी कुछ प्रॉब्लम्स होंगे। ऐसा तो है नहीं कि एम्प्लॉयज़ को कोई प्रॉब्लम नहीं आती होगी, उनको जॉब मिल गई है तो वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। वी ऑल नो कि एम्प्लॉयज़ को ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं, एक्स्ट्रा ड्यूटीज़ करने पड़ते हैं, उसके बावजूद भी उन्हें वो पेमेंट नहीं मिलती है, ठीक है। तो इस वजह से क्या होते हैं, वो भी काफ़ी हद तक इस चीज़ को शिकार बनते हैं प्रॉब्लम का, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इन दिस ब्रांच साइकोलॉजिस्ट सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम्स को ऑफ एग्जीक्यूटिव्स एंड एम्प्लॉयज़ का ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। दे प्रोवाइड ऑर्गेनाइजेशन विद कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं एंड ऑर्गेनाइज करते हैं स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स इन ऑर्डर टू एनहेंस देयर एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर कोई साइकोलॉजिस्ट अवेलेबल होगा या फिर कोई कंसल्टेंसी सर्विसेज उस ऑर्गेनाइजेशन में अवेलेबल होगी, तो उससे क्या होगा, कोई भी एम्प्लॉयज़, कोई एग्जीक्यूटिव को कोई भी किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम होगी तो वो एक स्किल्ड पर्सन के पास जा कर के अपने प्रॉब्लम को प्रेजेंट कर सकता है, और जिसकी वजह से क्या होगा, उनके प्रॉब्लम का सलूशन निकल सकता है, और फिर उसके बाद वो एफिशिएंसी यानी इफ़ेक्टिवली, ठीक है, प्रभावशाली तरीके से और एफिशिएंसी से अपना काम पूरे तरीके से दे सकता है उस कंपनी के लिए, उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। Moving next to the cognitive psychology, this branch studies the mental process, okay, involved in acquisition, storage, manipulation and transformation of information received from the environment। प्रकृति से हमें जो भी सारे पहली बात तो यहाँ पे क्या होता है, कॉग्निटिव यानी कि हमारे मस्तिष्क से रिलेटेड, हमारे माइंड से रिलेटेड जो भी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं वो सारे प्रोसेस क्या होते हैं इसमें इन्वॉल्व होते हैं, जैसे एक्वायर करना, किसी चीज़ को याद करना, स्टोर करना किसी भी चीज़ को जो हमने याद किया है, ठीक है, और उसके बाद मैनिपुलेट करना उसको अपने तरीके से, फिर उसके बाद ट्रांसफॉर्म करना अपने इन्फॉर्मेशन को जो हमने रिसीव की है एनवायरनमेंट से। द वेरियस कॉग्निटिव प्रोसेसेस आर अटेंशन, सेंसेशन, परसेप्शन, लर्निंग, मेमोरी, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, लर्निंग इन अ न्यू लैंग्वेज एक्सेट्रा। नेक्स्ट पॉइंट है बायोलॉजिकल साइकोलॉजी। बायोलॉजिकल जो साइकोलॉजी होती है वो डील करती है विद द इन्फ्लुएंस ऑफ ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम ऑन ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर में जो भी हमारे क्या होते हैं इफ़ेक्ट होते हैं, किस चीज़ का, ब्रेन का, हमारे ब्रेन का, और जो हमारे नर्वस सिस्टम होते हैं, इन दोनों के मेल से जो हमारे ह्यूमन बिहेवियर में जो भी इन्फ्लुएंस होता है, इफेक्ट होता है, वो डील करता है बायोलॉजिकल साइकोलॉजी, ठीक है। न्यूरो साइकोलॉजी जो होती है इज़ अ फील्ड ऑफ बायोलॉजिकल साइकोलॉजी विच स्टडीज़ द रोल ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर्स और केमिकल सब्सटेंसेस एमिटेड एट द स्नेप्सिस ऑफ अ न्यूरॉन ऑन आवर मेंटल फंक्शन। उसके बाद है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी ब्रांच जो होते हैं स्टडी करते हैं हमारे क्या, फिजिकल और कॉग्निटिव एंड सोशियो इमोशनल चेंजेस जो होते हैं जो अगर करते हैं डिफरेंट एजेस में, एक्सटेंडिंग फ्रॉम कंसेप्शन ऑफ अ चाइल्ड टिल एडोलेसेंस, है ना। कंसेप्शन ऑफ अ चाइल्ड यानी कि जब से एक माँ जो है गर्भ धारण करती है तब से लेकर के एडोलेसेंस तक का वो बच्चा डेवलप ही करता है फिजिकली भी, कॉग्निटिव तरीके से, और सोशियो इमोशनल चेंजेस जो भी आते हैं उस तरीके से। तो यहाँ पर क्या होता है, बच्चे का मेनली जो है कंसेप्शन से लेके एडोलेसेंस के पीरियड जो होती है उसके बारे में स्टडी करी जाती है कि डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में। सोशल साइकोलॉजी की बात करें तो दिस ब्रांच वर्क्स ऑन एटीट्यूड ऑफ स्टूडेंट टूवर्ड्स पेरेंट्स, teachers and significant adult in their lives, conformity and obedience to authority, interpersonal relation, altruism, prejudice, jealousy and envy, verbal and physical aggression, motivation, intergroup relations such as cooperation and competition, ठीक है, एक्सेट्रा। तो सोशल में बेसिकली हमारे सोसाइटी से रिलेटेड हमारे पेरेंट, टीचर, हमारे एडल्ट्स जो भी हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारे फ्रेंड सर्कल और हमारे जितने भी लोग आसपास एनवायरनमेंट में रहते हैं उन लोगों से रिलेटेड हमारी कैसी भावना है,
हम उनको लेके कैसा फ़ील करते हैं, एग्रेशन फ़ील करते हैं, उनको जेलसी फ़ील करते हैं, या फिर हम उनके लिए सिंपैथी फ़ील करते हैं, ओबीडियंस रखते हैं, है ना, मोटिवेशन है, या फिर हमारा ग्रुप जो है कैसा है, हमारे इंटर रिलेशन कैसे हैं ग्रुप के साथ, कोऑपरेशन की भावना है या कंपटीशन हम रखते हैं। तो जो भी चीज़ें होती है वो पॉजिटिव सेंस में होनी चाहिए, बट बेसिकली ऐसा होता नहीं है, इट्स अ सोसाइटी, तो दोनों का कॉम्बिनेशन चलता रहता है। ओके, तो यहाँ पर हो गया सोसाइटी से रिलेटेड। अब यहाँ पे क्रॉस कल्चरल की बात करें या फिर कल्चरल साइकोलॉजी, तो यहाँ पर है हमारा क्रॉस कल्चरल एंड कल्चरल साइकोलॉजी से स्टडी द रोल ऑफ कल्चर ऑन थॉट। ओके, कल्चर किस में, थॉट में, इमोशन में एंड बिहेवियर में। उसके बाद एनवायरमेंटल साइकोलॉजी, एनवायरमेंटल साइकोलॉजिस्ट जो है स्टडी करता है द इफेक्ट ऑफ फैक्टर्स सच एज टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, पोल्यूशन, ओवर पॉपुलेशन एंड नेचुरल डिज़ास्टर ऑन ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर में जो भी सारे हमारे एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो स्टडी होती है वो क्या है, टेम्परेचर हमारे वो इफ़ेक्ट डालती है। इंसान कभी जो उसका बिहेवियर है वो कब चेंज होता है, जैसे गर्मी है तो कभी चिड़चिड़ा भी हो जाता है, परेशान हो जाता है। जब अच्छी मौसम होता है तो इंसान को अच्छा लगता है ना, और ख़राब मौसम होता है तो इंसान को चिड़चिड़ा हो जाता है या परेशान हो जाता है ना। और विंटर रहता है तो भी अच्छा लगता है ना। और जिनके पास फैसिलिटी नहीं है उसे अच्छा नहीं भी लगेगा, है ना। उसके बाद ये पोल्यूशन से या ओवर पॉपुलेशन होता है, डिज़ास्टर जो भी आती है, नेचुरल कैलेमिटीज़ होती है, इन सब से ह्यूमन बिहेवियर अफेक्ट होता है। तो ये एनवायरमेंटल के अंदर आ जाता है, ठीक है, क्योंकि साइकोलॉजिकली क्या होता है, एनवायरनमेंट भी हमें बहुत तरीके से इफेक्ट करती है। जैसे कहीं पर डिज़ास्टर आ गया या सुनामी है या कुछ कैलेमिटीज़ हो गई, ड्रॉट पड़ जाता है, फ्लड आ जाता है, तो ये सारी चीज़ें इंसान को प्रभावित करती हैं बहुत हद तक, ठीक है। तो ये आज का टॉपिक था, स्कोप ऑफ साइकोलॉजी। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। इन्हीं के साथ में आपको अपना जो नोट्स है वो भी शेयर कर देती हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने जो है बेसिकली ब्रांचेस ऑफ प्योर साइकोलॉजी है, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें क्या आता है, हमारे थ्योरीज एंड लॉज प्रिंसिपल्स जो भी है वो आते हैं। इसमें जनरल साइकोलॉजी, एबनॉर्मल, सोशल, फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी है। एंड देन हमारा है यहाँ पे पैरासाइकोलॉजी, जियो साइकोलॉजी, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। एंड देन यहाँ पे ब्रांचेस ऑफ अप्लाइड, यहाँ पे जो भी एप्लीकेशंस वगैरह हैं वो जो प्रिंसिपल्स होती है वो अप्लाई होती हैं। तो ये एजुकेशनल है, क्लिनिकल है, इंडस्ट्रियल है, जो अभी हमने पढ़ा था, ठीक है। नोट्स के तौर पे आपको ये हेल्प करेगा, लीगल, मिलिट्री, पॉलिटिकल। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।